क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाई तो पॉजिटिव है, साई नेगेटिव है, तो प्रोटीन कौन सा होगा इसमें से? अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड, अल्फा हेलिक्स लेफ्ट हैंडेड, बीटा शीट या इनमें से कोई भी नहीं। तो मैंने क्या बोला आपको? फाई पॉजिटिव साई नेगेटिव, फाई पॉजिटिव साई नेगेटिव, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, तो लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई सा भी नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और वेलकम टू बायोलॉजिक्स वंस अगेन। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रामाचंद्रन प्लॉट, ओके। पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था पेप्टाइड बॉन्डिंग के बारे में, टॉर्जन एंगल्स के बारे में और ट्विस्टिंग के बारे में, ठीक है, फाई साई एंगल्स के बारे में, स्टेरिक क्लैशेस के बारे में, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग रामाचंद्रन प्लॉट डायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे, है ना, बताया था। अगर आपने पार्ट 1 देखी होगी तो आपको पता होगा, और अगर नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ जाके पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद ही आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है ना। समझ में तो आ जाएगा, लेकिन फील करना चाहते हो ना रामाचंद्रन प्लॉट को, तो पार्ट 1 ज़रूर देख लो। वहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने रोटेट करके दिखाया है कि फाई एंगल कैसे रोटेट होता है, कितने एंगल पे रोटेट होता है, साई एंगल कितने रोटेट पे होता है, ट्विस्टिंग क्या होती है, टर्न्स क्या होता है, अलाउड एंगल्स क्या होते हैं, डिसअलाउड एंगल्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़, जितने भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है रामाचंद्रन प्लॉट के, तो वो ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 1 में, तो वो देखना आपका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई जब किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को पढ़ते हैं, है ना, तो उसके बैकग्राउंड स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। हर एक छोटी छोटी बेसिक्स को कंप्लीट करना, कवर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को पढ़ते हैं। और वैसे ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक कौन सा है? रामाचंद्रन प्लॉट, ठीक है ना। तो स्टार्ट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन मैं इसमें आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि हम लोग किस तरीके से रामाचंद्रन प्लॉट को पढ़ेंगे, है ना, ताकि आपको भी क्लैरिटी रहेगी कब तक हमारा रामाचंद्रन प्लॉट ख़त्म हो जाएगा, है ना। और इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में। तो अगर आपको इस लेवल तक पहुंचना है, रामाचंद्रन प्लॉट के इस लेवल तक, हाईएस्ट लेवल तक पहुंचना, तो आपको हर एक स्टेप बहुत ध्यान से चढ़ना पड़ेगा। अगर कोई भी स्टेप आपने यहाँ पे मिस किया, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, हमने स्टार्ट किया है सबसे लोएस्ट स्टेप से, ठीक है ना। तो आप में से बहुत सारे लोग अभी फ़िलहाल अलग अलग स्टेप्स पे हो सकते हैं। कोई ऑलरेडी यहाँ होगा, कोई ऑलरेडी समझ चुका होगा, कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा। लेकिन मैं आपको एक सजेशन अगर देना चाहता हूँ तो मैं ये वो दूंगा कि आप प्लीज़ एक बार यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, और आपके कंसेप्ट्स हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा अमीनो एसिड्स को समझना, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स को समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना अमीनो एसिड्स को समझे आप रामाचंद्रन प्लॉट को नहीं समझ सकते। क्योंकि रामाचंद्रन प्लॉट क्या है? वो एक ऐसा प्लॉट है जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स के लोकेशन को बताता है ना, और फाई एंगल ऑफ अमीनो एसिड्स, फाई एंगल ऑफ पेप्टाइड्स, इन सब को बताता है। तो पेप्टाइड्स को समझने के लिए, प्रोटीन को समझने के लिए पेप्टाइड, और पेप्टाइड को समझने के लिए अमीनो एसिड्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से पेप्टाइड बॉन्डिंग के बारे में। बस इतना नहीं कि बस पेप्टाइड बॉन्डिंग 2 अमीनो एसिड्स के बीच में होता है, इतना नहीं, बहुत कुछ है पेप्टाइड बॉन्डिंग के बारे में, ठीक है। तो अमीनो एसिड की ऑलरेडी हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें मैंने काफ़ी कुछ अमीनो एसिड में ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो वो सीरीज़ आप देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, राइट। उसके बाद पेप्टाइड बॉन्डिंग, इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बना दी है, ठीक है। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। चलिए अब आते हैं रामाचंद्रन प्लॉट पे। तो रामाचंद्रन प्लॉट को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। तो पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था पेप्टाइड बॉन्डिंग के बारे में, ठीक है, टॉर्जन एंगल्स के बारे में जो कि फाई, साई और ओमेगा, स्टेरिक क्लैशेस के बारे में कि जब 2 एटम्स एक दूसरे के रीजन में एंटर करते हैं तो उनके बीच में स्टेरिक क्लैशेस होती हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में। आप चिंता मत कीजिए, आज आपके फेवरेट रामाचंद्रन प्लॉट की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो पेशेंस रखिए, बहुत जल्दी उसकी एंट्री होने वाली है आज इस पार्ट में। तो आज हम डिस्कस क्या क्या करेंगे मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। डिफरेंट रीजन्स ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट, कौन कौन से रीजन्स होते हैं, अलाउड रीजन क्या होता है, डिसअलाउड रीजन क्या होता है, आउटर लिमिट ऑफ अलाउड रीजन्स कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद
कौन से रीजन में सेकेंडरी अमीनो एसिड, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है कि डी अमीनो एसिड से मिलके अगर कोई पेप्टाइड बना है तो उसका लोकेशन रामाचंद्रन प्लॉट में कहाँ होगा, और अगर एक पेप्टाइड एल अमीनो एसिड से मिलके बना है तो उसका लोकेशन रामाचंद्रन प्लॉट में कहाँ होगा, ठीक है। तो दोनों का रामाचंद्रन प्लॉट अलग अलग होता है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ध्यान से देखिए, आज आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ। पार्ट 2 के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 3, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के और रामाचंद्रन प्लॉट होते हैं, और आपको वो जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो हम जनरल रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि आप काफ़ी पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसके अलावा हम 3 टाइप के रामाचंद्रन प्लॉट्स और पढ़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो कौन कौन से हैं। एक होगा आपका ग्लाइसिन का रामाचंद्रन प्लॉट, ठीक है ना। एक होगा आपका प्रोलीन का रामाचंद्रन प्लॉट। जो ये दोनों अमीनो एसिड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रामाचंद्रन और प्रोलीन, ग्लाइसिन, इन तीनों को मिलाकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चौथा जो हम रामाचंद्रन प्लॉट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्री प्रोलीन अमीनो एसिड का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं वो हम उसमें कवर करेंगे। और लास्ट जो पार्ट होगा वो होगा जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, लाइक CSIR, DBT, गेट, उन सबको हम पार्ट 4 में कवर करेंगे। चलिए, तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था स्टेरिक इंटरेक्शंस के बारे में, ठीक है, फाई एंगल्स, साई एंगल्स के बारे में कैसे रोटेट करते हैं, तो मैंने बताया था आपको बोर्ड पे, ठीक है। बट फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक 3D स्ट्रक्चर्स के थ्रू समझाया जाए, जिससे क्या होगा कि जब हम 3D स्ट्रक्चर्स को देखते हैं ना तो हम इमेजिन कर सकते हैं अच्छे से कि कैसे स्पेस में ओरिएंटेशन हो रही होगी प्रोटीन्स में, ठीक है ना। तो उसके लिए आप ये वाली क्लिप ज़रूर देख लीजिए। ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है वो है अल्फ़ा कार्बन, राइट। अल्फ़ा कार्बन से आपको पता है कि 4 फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं आप यू नो। एंड दिस इज़ अमीनो ग्रुप अटैच्ड विद अल्फ़ा कार्बन। ब्लू कलर में दिख रहा है आपको वो नाइट्रोजन एटम है, ठीक है, नाइट्रोजन एटम ऑफ अमीनो ग्रुप। तो ये अमीनो ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद अमीनो ग्रुप, और दूसरा है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जिससे कि ये ऑक्सीजन अटैच्ड है, राइट। और फिर थोड़ा सा ऐसे रोटेट करेंगे तो आपको दिखेगा ये है हाइड्रोजन एटम जो कि अल्फ़ा कार्बन से अटैच्ड है, और ये है हमारा R ग्रुप। तो R ग्रुप में आप देख सकते हैं ये कार्बन है और ये 3 हाइड्रोजन एटम इससे अटैच्ड है। तो 3 हाइड्रोजन जब होते हैं तो CH3 है बेसिकली। तो यू नो कि CH3 कौन से अमीनो एसिड में होता है, एलेनिन में। तो बेसिकली किसका स्ट्रक्चर है, एलेनिन का, ठीक है। तो कायरल अमीनो एसिड्स में ये सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, राइट। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो आपको पता है कि 2 अमीनो एसिड के बीच में, तो एक अमीनो एसिड ये हो गया, मतलब एक अमीनो एसिड ये हो गया। एलेनिन को आपको अच्छे से देखना है, राइट, कि एलेनिन का एरिया पूरा कौन सा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है पूरा एलेनिन का एरिया, ठीक है ना। तो आपको पता, ये देखिए, ये पूरा किसका एरिया, एलेनिन का, ठीक है। तो अब देखिए कि आपको पता है कि 2 अमीनो एसिड्स के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, पेप्टाइड बॉन्डिंग। तो एक अमीनो एसिड तो आपका ये हो गया, और दूसरा अमीनो एसिड ये हो गया अल्फ़ा कार्बन, जिसका ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। एंड यू नो दैट जब पेप्टाइड बॉन्डिंग फॉर्म होती है 2 अमीनो एसिड के बीच में, तो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, अमीनो ग्रुप ऑफ फर्स्ट अमीनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ सेकंड अमीनो एसिड। तो ये हो गया अमीनो ग्रुप और ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो पेप्टाइड बॉन्डिंग कहाँ पे होगी भाई, यहाँ पे होगी, ठीक है ना। तो पेप्टाइड बॉन्डिंग कहाँ पे होगी, ये पेप्टाइड बॉन्डिंग हो गई हमारी, ठीक है ना, विजिबल है, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये पेप्टाइड बॉन्डिंग हो गई। तो चलो, अब पेप्टाइड बॉन्ड भी हमें समझ में आ गया है। अब उसके बाद देखते हैं कि फाई एंगल कहाँ पे होता है, साई एंगल कहाँ पे होता है। तो मैं ऐसा आपको बता चुका हूँ कि फाई एंगल होता है हमारा कहाँ पे, N और C अल्फ़ा के बीच में। तो ये नाइट्रोजन N है और ये C अल्फ़ा है। तो ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से, ये है फाई एंगल। और साई एंगल कहाँ होता है, C अल्फ़ा और C के बीच में। तो ये है हमारा साई एंगल, राइट। तो फाई एंगल ये था और साई एंगल ये है, और ये दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड है। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। लेकिन मेन जो मोटो है हमारा 3D स्ट्रक्चर समझने का, वो ये है कि हमें देखना है कि स्टेरिक क्लैशेस कब होते हैं, कैसे होते हैं। उसको समझने के लिए आपको वैन डर वाल इंटरेक्शंस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊँ तो वैन डर वाल इंटरेक्शन क्या होता है, जब 2 एटम्स
ठीक है ना, दो एटम्स का एक अपना अपना जोन होता है, ठीक है। तो दो एटम्स के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, जिसके बियॉन्ड वो पास नहीं आ सकते, वही होता है उसका वान डेर वाल्स डिस्टेंस। अगर उसको क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, दोनों एटम्स के बीच में क्लैशेस होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वान डेर वाल्स एरिया क्या है इन सारे एटम्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये देखिए जैसे ये एक अल्फ़ा कार्बन है, तो इसका ये रीजन जो है क्या है, इसका ये पूरा इसका खुद का जोन है ना, इसका ये वान डेर वाल एरिया बोल सकते हो, ठीक है। और ये है हमारा ये हाइड्रोजन एटम है वाइट कलर में छोटा सा जो है, इसका ये है एरिया, राइट। तो आप देख रहे हैं कि इसके बीच में और इसके बीच में क्या है, डिफरेंस है, छोटा एरिया बटा हुआ है ना, ये देखिए। लेकिन अगर ये और ये आपस में थोड़ा और क्लोज आए तो क्या होगा, क्लैशेस होंगे। और क्लैशेस कैसे होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये एक दूसरे के जोन में घुस गए हैं, है ना। तो जब भी कोई एटम दूसरे एटम के जोन में जाएगा, ठीक है, एक दूसरे के जोन को क्रॉस करेंगे, तो क्या होगा, स्टेरिक क्लैशेस होंगे। स्टेरिक एक्सक्लूजन या स्टेरिक क्लैशेस का मतलब क्या होता है, टू एटम्स कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द सेम एट द सेम प्लेस, ओके। तो वो होता है स्टेरिक एक्सक्लूजन, ठीक है। तो यही वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो ये दो एटम्स एक दूसरे के जोन में घुस गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्टेरिक क्लैशेस हो रहे हैं। और ये स्टेरिक क्लैशेस कब होते हैं, जब क्या होता है, जब फाई एंगल और साई एंगल, मैंने आपको बताया कि उनका एक लिमिटेड एंगल्स पे ही रोटेशन होता है ना। तो जब वो अपने लिमिटेशंस के बियॉन्ड अगर रोटेशन कर दें तो क्या होगा, क्लैशेस होंगे। इसीलिए फाई और साई एंगल के जो वैल्यूज़ हैं वो भी फिक्स होती हैं, है ना, कि एक पर्टिकुलर एंगल तक ही वो रोटेट कर सकते हैं। अगर उससे बियॉन्ड जाएंगे तो क्या होगा, स्टेरिक क्लैशेस होंगी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बाकी चीज़ों को और ध्यान से समझेंगे, राइट। तो वो वीडियो क्लिप देखकर आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद चलते हैं हम इस पार्ट में आगे की टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे अब रामाचंद्रन प्लॉट के ऊपर हम आएंगे, डोंट वरी। मैंने बोला आपको, प्रॉमिस किया कि मैं इस पार्ट में रामाचंद्रन प्लॉट को एंटर करवा दूंगा तो करवा दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, ठीक है। छोटा सा कंसेप्ट है बट लाइफ लॉन्ग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो क्या चीज़ है, वो है आपका स्टेरिक एक्सक्लूज़न। स्टेरिक एक्सक्लूज़न, अब ये स्टेरिक एक्सक्लूज़न क्या होता है आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, है ना। स्टेरिक एक्सक्लूज़न का मतलब ये होता है कि द टू एटम्स कैन नॉट बी प्रेजेंट एट द सेम प्लेस, ठीक है ना। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, रियल लाइफ एग्जांपल, ठीक है ना। आप इमेजिन करिए कि ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, या आप खुद को भी इमेजिन कर सकते हैं, है ना। ये मैं हूँ, ठीक है। अब मेरे आसपास का ये एरिया है पूरा जहाँ पे मैं रहता हूँ। मान लो कि ये मेरा घर है जहाँ पे मैं रहता हूँ, ठीक है, ये मेरा घर है, इस जगह पे मैं रहता हूँ, और ये एरिया पूरा आसपास का है जहाँ पे मैं आ जा सकता हूँ, राइट। लेकिन अब क्या है कि कुछ जगह पे मेरे लोगों से क्लैशेस हो गए किसी वजह से, ठीक है ना। और अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो खामखा लड़ाई झगड़ा होगा, है ना, फाइट होगी। तो जैसे कि अब क्या होगा कि ये जो पूरा एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है, इस एरिया में ना मेरी कुछ लड़ाइयाँ हो गई है, ठीक है। कुछ मतलब कॉम्पिटिटर्स हैं जो मान लो कि मैं उनसे जलता हूँ या मुझसे वो जलते हैं, ठीक है। और जब भी हम मिलते हैं तो क्लैशेस हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है। तो क्या होगा कि मैं क्या करूँगा, इस एरिया में जाना क्या करूँगा, अवॉइड करूँगा, है ना। तो मेरा रीजन क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, है ना। तो मैं एक इस रीजन में ही सिर्फ घूमूंगा, इस रीजन में ही अपना काम करूंगा और इस रीजन में नहीं जाऊंगा। तो मेरा एरिया कैसा हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्टेरिक क्लैशेस ना हो दूसरे लोगों के साथ जिनके साथ मेरी नहीं बनती, है ना। तो वैसा ही सेम चीज़ होती है मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। तो दो एटम्स अपने अपने एरिया को क्रॉस करके दूसरे के एरिया में एंटर नहीं करते क्योंकि स्टेरिक क्लैशेस हो जाएंगे। चलिए, ये कंसेप्ट मुझे लगता है आपको अब समझ में अच्छे से आ गया है, और वीडियो भी आपने देख ली वो क्लिप 3D वाली, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्या होता है कि दो चीज़ें प्रोटीन में होती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है स्टेरिक क्लैशेस और दूसरी होती है रिजिडिटी ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। रिजिडिटी ऑफ पेप्टाइड
बॉन्ड, ठीक है। ये दोनों इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर आप ऐसे बंदे को देख लीजिए, कोई भी बंदे को उठा लीजिए जो बोलता है कि मैं तो सब कुछ कर लेता हूँ, मतलब मैं क्रिकेट भी खेल लेता हूँ, मैं वॉलीबॉल भी खेल लेता हूँ, मैं फुटबॉल भी खेल लेता हूँ, मैं सिंगिंग भी कर लेता हूँ, मैं डांसिंग भी कर लेता हूँ, तो दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो वो फेंक रहा है, ठीक है, या तो वो, समझ जाओ बस, ठीक है ना। कोई ऐसा बंदा कोई भी नहीं हो सकता कि भाई वो सब कुछ कर ले, है ना। और जो सब कुछ करता है ना, वो कोई एक काम ढंग से नहीं कर पाता। ऑब्वियसली उसका जो फोकस है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो बटा हुआ है, 360 डिग्री में बटा हुआ है। तो डायरेक्शन नहीं है उसके पास, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है, तो लाइफ में कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या होता है कि वैसे ही सेम चीज़ होती है प्रोटीन में, है ना। तो अब दूसरे बंदे को आप देख लीजिए, जो बोलता है कि नहीं यार, मेरे को बस यही चीज़ आती है और मैं ये कर लेता हूँ बस, तो वो बंदा उस चीज़ में मास्टर होता है ना। तो एक कहावत है ना कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, तो जैक ऑफ ऑल नहीं बनना है, मास्टर ऑफ वन बनना है, ठीक है। एक चीज़ करिए, बहुत अच्छे से करिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब आप बहुत सारी चीज़ एक साथ करेंगे तो आप कोई भी चीज़ ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो वही सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है प्रोटीन में। अब क्या होता है कि मान लो कि अगर फाई एंगल और साई एंगल पूरा एकदम 360 डिग्री में रोटेट कर पाते, लिमिटेशंस नहीं होती, जो कि आर ग्रुप की वजह से लिमिटेशंस हो जाती है, तो क्या होता, बहुत सारे कन्फर्मेशन हो सकते थे। एक अमीनो एसिड का सीक्वेंस जो है ना, अगर उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं होती, पूरा रोटेट कर सकता है, हर एक फाई साई एंगल पूरा 360 में, तो उसके कितने हज़ारों कन्फर्मेशन हो सकते थे। और जब हज़ारों कन्फर्मेशन हो सकते थे तो क्या होता, कोई यूनिक कन्फर्मेशन आपको प्रोटीन का नहीं मिलता, है ना। और बायोलॉजी में क्या है कि हर एक प्रोटीन का एक यूनिक कन्फर्मेशन होता है। तो वो यूनिक कन्फर्मेशन होने के लिए, है ना, स्पेसिफिक कन्फर्मेशन होने के लिए ये दो चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्या, एक तो है आपका नहीं सॉरी, ये स्टेरिक क्लैसिस नहीं है, ये है आपका रेस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ फाई साई, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ फाई एंड साई। ये तो फाई और साई की जो रेस्ट्रिक्शन है कि वो लिमिटेड एंगल्स तक ही मूव कर सकते हैं, एक तो ये चीज़, और दूसरा जो पेप्टाइड बॉन्ड की रिजिडिटी है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस चीज़ में, लोअर द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, है ना। और दूसरी चीज़ की अलाउ प्रोटीन फोल्डिंग टू अकर, प्रोटीन को अच्छे से फोल्ड होने में, एक यूनिक कन्फर्मेशन अपनाने में हेल्प करती है। इसलिए ये दो चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि आपको अब फाई एंगल साई एंगल के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा, ठीक है। तो अब जब आपको अच्छे से फाई एंगल और साई एंगल के बारे में पता चल चुका है, तो क्यों ना अब आपको रामाचंद्रन प्लॉट के दर्शन करवाए जाएं। तो ये है आपका रामाचंद्रन प्लॉट, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, जितने भी आपको इस पे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये देखिए डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉट्स दिखाई दे रहा है। तो ज़्यादा डॉट्स और कम डॉट्स का मतलब मैं भी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर एक डॉट एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एंगल कौन सा, फाई और साई। मतलब जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर आप अगर कहीं से भी डॉट मुझे बोलिए, उस डॉट को समझा दूंगा मैं। जैसे कि मान लीजिए हम इस डॉट को कवर लेते हैं, ये वाला डॉट। इस डॉट का मतलब क्या है भाई, इस डॉट का मतलब ये है कि ये डॉट एक रिप्रेजेंट कर रहा है फाई एंगल और साई एंगल ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। कैसे, अब आप देखो यहाँ पे कि ये डॉट कहाँ पे है, उसकी लोकेशन ज़रा आप निकालोगे तो कैसे निकलेगी, ये देखो ऐसे, मतलब नीचे का एंगल फाई और ऊपर ये, मतलब ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, ये आपका एक्स एक्सिस है, राइट, और ये आपका वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे आपका होता है फाई एंगल और वाई एक्सिस पे होता है आपका साई एंगल। इन दोनों को याद रखने का तरीका मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे कैसे याद रखना है कि नीचे कौन सा ऊपर कौन सा। सिंपल सा तरीका है, देखो इसके ऊपर ओपन है ना, तो ओपन है तो ये खुला आसमान चाहिए इसको, ठीक है, और यहाँ पे नीचे बंद है ये, तो इसके ऊपर भी ये बंद है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे कि ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। हर एक डॉट
एंगल को रिप्रेजेंट करता है अमीनो एसिड को, ठीक है। अब जैसे कि इस डॉट की बात कर रहे थे, तो ये डॉट को अगर हम देखें तो इसका -90 डिग्री है कौन सा, फाई, और यहाँ पे है इसका अराउंड -100, ठीक है ना, -110 बोल सकते हो, -110। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉट फाई एंगल और साई एंगल। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जहाँ पे डॉट्स ज़्यादा हैं, है ना, इस एरिया में देखो डॉट ज़्यादा है, इस एरिया में डॉट ज़्यादा है, यहाँ पे डॉट्स ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा डॉट्स का मतलब ये है कि इस एरिया में रोटेशन ज़्यादा अलाउड है, ठीक है। और जहाँ जहाँ डॉट्स कम है मतलब वहाँ पे रोटेशन कम अलाउड है, ठीक है। तो ज़्यादा डॉट्स का मतलब वहाँ पे ज़्यादा अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे, है ना, यहाँ पे मतलब ज़्यादा अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोटेशन ज़्यादा अलाउड है, ये फेवरेबल जगह है ना, ये फेवरेबल जगह है, यहाँ पे ज़्यादा अमीनो एसिड्स अलाउड होंगे। तो जहाँ पे ज़्यादा अमीनो एसिड्स अलाउ होंगे रोटेट करने के लिए, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कौन कौन से होते हैं, अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स, 2 टाइप के होते हैं, वो अभी जब हम प्रोटीन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा शीट, तो जहाँ पे ज़्यादा अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको चांसेस होंगे किसके मिलने के, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, राइट। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड तो सिंगल होता है ना, और प्रोटीन किससे मिलके बनते हैं, हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं, है ना। तो जहाँ पे ज़्यादा अमीनो एसिड्स होंगे वहीं पे प्रोटीन आपको मिलेगा। तो जो रामाचंद्रन प्लॉट जो होता है ना, जो GN रामाचंद्रन जी ने बताया था, वो ये बताया था कि रामाचंद्रन प्लॉट को हम देख के ये बता सकते हैं कि ये किस टाइप का सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ना, अल्फ़ा हेलिक्स है या बीटा शीट है, राइट। तो उन्होंने बताया था कि इसमें हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कहाँ पे अल्फ़ा हेलिक्स प्रेजेंट होगा, कहाँ पे बीटा शीट। अब हम थोड़ी धीरे धीरे उसकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, चलिए ठीक है। अब देखते हैं कि कहाँ पे अल्फ़ा हेलिक्स होगा, कहाँ पे बीटा शीट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस जगह पे आपको मिलेगा बीटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का बीटा प्लीटेड शीट, ठीक है। तो बीटा मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया आपको। यहाँ पे आपको कौन सा मिलेगा, बीटा, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलेगा अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा अल्फ़ा हेलिक्स और यहाँ पे मिलेगा आपको बीटा प्लीटेड शीट। अब यहाँ पे आप पूछेंगे तो ये किस चीज़ के लिए रीज़न है, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे भी आपको मिलेगा अल्फ़ा हेलिक्स। तो आप बोलेंगे 2 जगह अल्फ़ा हेलिक्स कैसे मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको मिलेगा राइट हैंडेड, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा आपको राइट हैंडेड, ओके, और यहाँ पे मिलेगा आपको लेफ़्ट हैंडेड। तो यहाँ पे आपको लेफ़्ट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स मिलता है और यहाँ पे आपको मिलता है राइट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स। यहाँ पे मिलेगा आपको बीटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो अभी मैं दूसरा आपको एक और फॉर्म ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट बना के दिखाऊंगा, वहाँ पे आपको और भी, जैसे बीटा के तो कई सारे फॉर्म्स होते हैं, बीटा टर्न्स कहाँ मिलेगा, बीटा मोटिफ या बीटा स्ट्रक्चर, ठीक है, वो सब चीज़ें भी बताऊँगा। ओके, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा और समझते हैं। जैसे अब आप पूछेंगे कि भाई ये भी तो रीज़न है, यहाँ पे कौन सा अमीनो, ये डॉट्स बहुत सारे प्रेजेंट है, तो ये कौन सा अमीनो एसिड है। सिंपल है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका ऊपर का थोड़ा सा एरिया कट रहा है ना। तो जब मैंने आपको बताया था कि जब 180 से +180 से ऊपर जाएंगे तो वापस आप किस में एंटर कर जाएंगे, माइनस में, है ना। तो ये जो एक एरिया आ रहा है ना, ये इसके ऊपर का ही रीजन है, तो ये भी बीटा ही है। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, बीटा, ठीक है ना, क्योंकि इस -180 के नीचे जब आप जाओगे तो क्या होगा, वापस प्लस की वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी, ये वाली। तो ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसका कटा हुआ पोर्शन ये है। तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा क्या चीज़, बीटा प्लीटेड शीट्स, बीटा टर्न्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब चलते हैं हमारे दूसरे वाले रामाचंद्रन प्लॉट की तरफ। वहाँ से आपको
वो प्लॉट इसलिए समझना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, है ना, कि आपको वहाँ पे एक डॉट लगा देंगे रामाचंद्रन प्लॉट में, मान लो यहाँ पे, और बोलेंगे कि यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे कौन सा होगा, तो उस प्लॉट के थ्रू आप सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। अब उस पर चलने से पहले एक चीज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ, ठीक है। तो जहाँ पे ज़्यादा डॉट्स प्रेजेंट होंगे, है ना, बहुत ज़्यादा डॉट्स प्रेजेंट होंगे, उस रीजन को बोलते हैं हम कोर रीजन या अलाउड रीजन, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, ये जो रीजन है, ये पूरा जैसे जो रेड से बिल्कुल है ना, इससे, तो ये वाला जो पूरा रीजन है ये है आपका अलाउड रीजन, ये है आपका अलाउड रीजन, ये पूरा अलाउड रीजन है, ठीक है। और ये जहाँ बीच का जो पार्ट है जहाँ पे बहुत सारे डॉट्स हैं, वो है आपका कोर रीजन, कोर रीजन, ठीक है, समझ में आया। तो कोर रीजन क्या है, अलाउड रीजन का ही पार्ट होता है, ये पूरा अलाउड रीजन है, और कोर रीजन जो बिल्कुल सेंटर का पार्ट होता है ना, वो होता है। तो जितना ज़्यादा आप कोर की तरफ जाएंगे वहाँ पे नंबर ऑफ़ अमीनो एसिड्स ज़्यादा मिलने के चांसेस होंगे, नंबर ऑफ़ रोटेशन ज़्यादा मिलने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो एक कोर रीजन ये हो गया, ठीक है। दूसरा एक ये अलाउड रीजन हो गया, समझ रहे हो, वैसे ही, और एक अलाउड रीजन ये हो गया। चलिए, अलाउड रीजन और कोर रीजन तो हमको पता चल गया। उसके बाद एक होता है आउटर अलाउड रीजन, ठीक है। तो ये तो हो गया अलाउड रीजन, ठीक है, जहाँ पे कोई भी क्लैश नहीं होता है। कोर रीजन में और अलाउड रीजन में देयर इज़ नो क्लैशेस बिटवीन द एटम्स, क्योंकि जहाँ तक अलाउड है वो वहीं तक मूव करेगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ डॉट्स काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं, वो होता है आपका आउटर लिमिट ऑफ अलाउड रीजन, ठीक है। तो आउटर लिमिट ऑफ अलाउड रीजन क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे भी रोटेशन अलाउड है, लेकिन यहाँ पे स्टेरिक क्लैशेस होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। यहाँ पे कोर रीजन में, अलाउड रीजन में स्टेरिक क्लैशेस नहीं होंगे, ठीक है ना। बट ये जो आउटर लिमिट्स होंगे वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा स्टेरिक क्लैशेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो क्या होता है कि जब अलाउड रीजन में जब कोई दो एटम्स रोटेट कर रहे हैं ना, जैसे एक एटम मान लो इधर से ऐसे रोटेट कर रहा है और दूसरा एटम इधर से ऐसे रोटेट कर रहा है, तो मान लो इन दोनों एटम्स के बीच में यहाँ पे स्पेस है, तो ये दोनों टकराने से पहले ही अपने अपने रीजन में ही रुक जाएंगे, मतलब एक स्पेसिफिक एंगल पे ही घूमेंगे, ठीक है, कोर रीजन और अलाउड रीजन में। लेकिन ठीक है, तो एक स्पेस ऐसा होता है दोनों के बीच में जिसके बियॉन्ड वो और क्लोज नहीं आते अलाउड रीजन में। लेकिन जो आउटर लिमिट होता है उसमें क्या होता है कि जो स्पेस है दो एटम्स के बीच में, वो स्पेस और कम हो सकता है, मतलब वो द एटम्स कैन कम मोर क्लोजर टू ईच अदर इन द आउटर लिमिट ऑफ अलाउड रीजन, और पास आ सकते हैं। तो जब ज़्यादा पास आते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे स्टेरिक क्लैशेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, है ना। तो कोर रीजन ऑफ अलाउड रीजन में बिल्कुल भी स्टेरिक क्लैशेस नहीं होगा, बिल्कुल भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, अलाउड रीजन में नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही आप आउटर लिमिट में आएंगे स्टेरिक क्लैशेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। और फिर तीसरा जो होता है हमारा होता है क्या, एक तो हो गया आपका अलाउड रीजन, ठीक है, दूसरा हो गया आपका आउटर लिमिट ऑफ अलाउड रीजन, और तीसरा होता है हमारा ये जो आप ब्लैंक खाली पार्ट देख रहे हैं ना, वाइट, ये होता है आपका डिसअलाउड रीजन। डिसअलाउड से आप मतलब समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे बिल्कुल भी रोटेशन अलाउड नहीं होता, ठीक है, क्योंकि स्टेरिक क्लैशेस होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। तो ये था रीजन्स ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में। अब हम चलते हैं इसके दूसरे प्लॉट की तरफ, जहाँ से आपको जितने भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे वो आप आराम से कर सकते हैं। तो वो प्लॉट है ये वाला। तो ये वाला जो रामाचंद्रन प्लॉट है, ये है दूसरे तरीके का रामाचंद्रन प्लॉट, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पूछे जाते हैं काफ़ी सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। इसीलिए
अब आप यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए, ठीक है ना, कहाँ पे कौन सा फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। बस ये इसको आपको मेमोराइज़ करना है, इसको आपको याद रखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अब आप पहले तो कंपेयर कर लीजिए। आप देखिए ये जो है पूरा जो डार्क एरिया दिख रहा है वो है आपका अलाउड रीजन, ठीक है। इसके अंदर जाएंगे और बीच की तरफ तो कोर रीजन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको डॉट 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 वाला, ये है आपका आउटर लिमिट, ठीक है ना, आउटर लिमिट ये वाला जो है आउटर लिमिट ये, ठीक है। उसके बाद ये है डिसअलाउड रीजन जो पूरा वाइट पोर्शन है, ठीक। अब चलते हैं कौन कौन से सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, ओके। तो ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे, ठीक है, याद रखना है। अब सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका मिलता है लेफ्ट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स, ओके। उसके बाद चलते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप यहाँ पे देखेंगे कि बीटा स्ट्रक्चर जो है वो मिलता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। और बीटा शीट, जैसे बीटा के कई सारे फॉर्म्स होते हैं ना, तो जो पैरेलल बीटा शीट होता है, पैरेलल बीटा शीट आपको मिलेगा इस जगह पे, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन इस बिल्कुल पॉइंट करके पूछा जाता है कि इस पॉइंट पे वहाँ पे मान लो x लिखा होगा, मान लो यहाँ x लिख दिया, यहाँ y लिख लिया, यहाँ z लिख दिया, तो वो पूछा जाएगा कि x पे कौन सा है, y पे कौन सा है, z पे कौन सा है। तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे मिलेगा आपको पैरेलल बीटा शीट, राइट। और फिर यहाँ पे मिलेगा ऊपर की तरफ इधर एंटी पैरेलल बीटा शीट, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा आपको राइट साइड में कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स और सेंटर में बिल्कुल मिलेगा आपको राइट ट्विस्टेड बीटा शीट, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी है जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपको मिलती है। उसके बाद चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में मिलता है आपको राइट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको कोई भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ पे जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ आपको कि ये जो रामाचंद्रन प्लॉट है ये अकॉर्डिंग टू एल अमीनो एसिड्स है ना। आपको पता है कि जो नॉर्मल हमारा जो प्रोटीन होता है उसमें मोस्टली नहीं बिल्कुल एल अमीनो एसिड्स ही प्रेजेंट होते हैं। डी अमीनो एसिड्स वाले जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं वो रेयर होते हैं, है ना। वो आपको मिल जाएंगे एंटीबायोटिक्स में या बैक्टीरियल की सेल वॉल्स में मिल जाएंगे वो वाले प्रोटीन जिसमें डी अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो रामाचंद्रन प्लॉट है वो एल अमीनो एसिड्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। ये जो आपको जितने भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मिल रहे हैं इसमें आपको एल अमीनो एसिड्स मिलते हैं। अभी मैं नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाला हूँ वही डिस्कस करूँगा कि जब एल अमीनो एसिड्स का रामाचंद्रन प्लॉट होता है वो कैसा होता है और डी अमीनो एसिड्स का रामाचंद्रन प्लॉट कैसा होता है, ठीक है। तो चलते हैं अब लास्ट फिगर की तरफ और इम्पॉर्टेंट फिगर की तरफ, डिफरेंस बिटवीन द रामाचंद्रन प्लॉट ऑफ एल अमीनो एसिड्स एंड डी अमीनो एसिड्स, ओके। चलिए स्टार्ट देखते हैं। तो ये रहा आपका लास्ट, आज की वीडियो का लास्ट पार्ट, जो कि हम बात करने जा रहे हैं कि जब डी अमीनो एसिड्स का प्रोटीन होगा, जब डी अमीनो एसिड्स का प्रोटीन स्ट्रक्चर होगा और जब एल अमीनो एसिड का प्रोटीन स्ट्रक्चर होगा तो किस टाइप का रामाचंद्रन प्लॉट बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एल अमीनो एसिड से मिलकर जब कोई प्रोटीन बना होगा तो उसका रामाचंद्रन प्लॉट कैसा होगा। तो उससे पहले आपको जल्दी से बता दूं कि डी अमीनो एसिड और एल अमीनो एसिड्स के बारे में छोटा सा डिफरेंस जल्दी से बता दूं कि जो एल अमीनो एसिड्स होता है उसका जो अमीनो ग्रुप होता है वो होता है आपके लेफ़्ट हैंड की तरफ और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है राइट हैंड की तरफ। तो आपको बस इतना याद रखना है, अमीनो ग्रुप से, अमीनो ग्रुप अगर लेफ्ट हैंड की तरफ होगा तो वो एल अमीनो एसिड होगा और अमीनो ग्रुप अगर राइट हैंड की तरफ होगा आपके राइट तो डी अमीनो एसिड होगा। समझ में आ गया। चलिए कन्फर्मेशन के बारे में कभी और बात करेंगे डिटेल में, डी एल अमीनो एसिड के बारे में, ठीक है। तो एल अमीनो एसिड जो जनरल जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं ना, ज़्यादातर जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो एल अमीनो एसिड्स ही मिलते हैं प्रोटीन में, ठीक है। ये जो डी अमीनो एसिड्स है वो रेयरली फाउंड होते हैं प्रोटीन में। तो जब एल अमीनो एसिड्स का जो रामाचंद्रन प्लॉट बनता है वो नॉर्मल जो हमने अभी तक रामाचंद्रन प्लॉट पढ़ा है बिल्कुल वैसा ही होता है। बीटा शीट आप यहाँ पे बीटा स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स इधर और लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स इधर, ऐसा ही आपको मिलेगा इसमें एल अमीनो एसिड, ठीक है ना। तो ये वाला प्लॉट चाहे ये वाला प्लॉट आप समझ लीजिए कि लेफ्ट एल अमीनो एसिड का रामाचंद्रन प्लॉट है, ठीक है। अब जब आप
डी अमीनो एसिड का रामचंद्रन प्लॉट देखेंगे तो बस कुछ नहीं करना, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। कैसे? डायगोनल्स एक्सचेंज हो जाते हैं, क्रॉस, ऐसे याद रखना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर एल अमीनो एसिड का रामचंद्रन प्लॉट है तो जो लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होगा वो आपका होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो ये होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब जब डी अमीनो एसिड का रामचंद्रन प्लॉट बनाओगे तो ये वाला जो अल्फ़ा लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है वो आ जाएगा आपका इस तरफ, ठीक है। और राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स चला जाएगा आपका दूसरी तरफ, देख रहे हैं। और ये जो बीटा स्ट्रक्चर वाला जो प्रोटीन है वो आपका आ जाएगा उसके दूसरे वाले अपोजिट वाले डायगोनल में। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको एग्ज़ाम में कौन सा रामचंद्रन प्लॉट पूछा जा रहा है, ठीक है। कभी कभी वो कंसेप्ट आपका चेक करने के लिए बस एल अमीनो एसिड की जगह डी अमीनो एसिड दे देंगे और बोलेंगे कि ये बीटा स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो ध्यान से देख लेना कि एल अमीनो एसिड का पूछा है या डी अमीनो एसिड का, और उसी हिसाब से आप लोकेशन बताना, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया। अब जाते जाते एक छोटी सी चीज़ और आपके साथ डिस्कस कर दूं कि एग्ज़ाम्स में कभी कभी डायरेक्टली आपको फाई एंगल और साई एंगल बता देंगे कि फाई एंगल आपका -40 और साई एंगल आपका +60 है। तो बताइए वो आपका कौन सा प्रोटीन होगा, ठीक है। अल्फ़ा हेलिक्स होगा या बीटा शीट होगा, लेफ्ट हैंडेड होगा या राइट हैंडेड होगा, ठीक है। तो आप आराम से बता सकते हैं। जैसे कि सिंपल मैं आपको फटाफट जल्दी से बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे कैसे हमें पता चलता है कि पॉजिटिव फाई है या पॉजिटिव साई है, नेगेटिव साई है या पॉजिटिव साई है। तो नीचे जो एक्स एक्सिस पे होता है वो हमारा होता है फाई की वैल्यू, ठीक है। तो अब आप देखिए कि अगर हम इस वाले क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या होगी और साई की वैल्यू क्या होगी। तो नीचे एक्स एक्सिस पे हम देखेंगे तो फाई की वैल्यू, तो इस वाले क्वाड्रेंट में देख रहे हैं तो 0 से इधर देखिए फाई पॉजिटिव में है ना, 0 से इधर फाई पॉजिटिव में है, तो फाई हो गया आपका पॉजिटिव। और अगर साई की बात करेंगे तो हम वाई एक्सिस पे देखेंगे, है ना, तो वाई एक्सिस पे देखेंगे तो 0 ये रहा, तो 0 से नीचे साई किस में है, नेगेटिव में है, तो यहाँ पे साई हो जाएगा आपका नेगेटिव, ठीक है। आ जाइए इस वाले क्वाड्रेंट पे, यहाँ पे देखिए फाई की वैल्यू 0 से इस तरफ, है ना, इस वाले क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इतना देखेंगे, तो इतने में फाई की वैल्यू नेगेटिव में है सारी, तो नेगेटिव फाई, और इतने में साई की वैल्यू क्या है, सबकी नेगेटिव, 0 से नीचे, है ना, तो नेगेटिव, ठीक। इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाइए, यहाँ पे देखते हैं साई की वैल्यू इस वाले क्वाड्रेंट में तो हम यहाँ से देखेंगे 0 से ऊपर तो प्लस में है, प्लस साई, ठीक है। और फाई देखेंगे, तो फाई देखेंगे ये इस वाले रीजन का, तो 0 से इधर, है ना, तो देखेंगे ये साई माइनस में, तो नेगेटिव फाई होगा। और इस वाले में देखेंगे कैसे, यहाँ पे आपको फाई की वैल्यू देखनी है, तो फाई की वैल्यू इस वाले इस रीजन का देखेंगे, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू 0 से इधर क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव फाई। और साई इस वाले एक्सिस वाई पे देखेंगे, यहाँ पे 0 से ऊपर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साई, ठीक है। अब अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाई तो पॉजिटिव है, साई नेगेटिव है, तो प्रोटीन कौन सा होगा इसमें से, अल्फ़ा हेलिक्स राइट हैंडेड, अल्फ़ा हेलिक्स लेफ्ट हैंडेड, बीटा शीट, या इनमें से कोई भी नहीं। तो मैंने क्या बोला आपको, फाई पॉजिटिव साई नेगेटिव, फाई पॉजिटिव साई नेगेटिव, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, तो लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई सा भी नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और अगर बोल दे कि फाई भी पॉजिटिव है साई भी नेगेटिव है, सो फाई भी पॉजिटिव है साई भी पॉजिटिव है, तो कौन सा प्रोटीन होगा, तो फाई पॉजिटिव साई पॉजिटिव होगा लेफ्ट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स। ये जस्ट एज ए ट्रेलर दिया है मैंने आपको, बाकी सारे क्वेश्चंस, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने पार्ट 4 में, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने दोबारा से पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। और पार्ट 3 के लिए रेडी रहिए, और हो सकता है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को 1-2 बार और रिपीट करके देख लीजिए, ताकि अच्छे से आपका रिवीजन हो जाए और सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और लास्ट में चलते चलते अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अपने
दोस्तों के साथ ग्रुप्स में, जो भी आपके ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी ग्रुप्स हैं, वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसको भी रामचंद्रन प्लॉट समझने में प्रॉब्लम हो रही है ना। क्योंकि शेयर करने से क्या होता है, बॉन्डिंग मजबूत होती है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि सारी नोटिफिकेशन मिल जाए, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।